नमस्कार मित्रों, मैं आदर्श आज पुनः आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम आप देख रहे हैं, हम विज्ञान कक्षा 8 के लिए एनसीईआरटी बेस्ड पुस्तक का अध्यायवार समरी को पढ़ते हैं और समझते हैं। उसी कड़ी में आज हम अध्याय 10 के समरी को पढ़ेंगे और समझेंगे। कल के वीडियो में हमने अध्याय 9 घर्षण यानी फ्रिक्शन के विषय में पढ़ा था। आज अध्याय 10 ध्वनि यानी साउंड के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम सीधे पहुँचते हैं अध्याय 10 पर यानी ध्वनि पर। तो देखिए मित्रों, यह है अध्याय 10 ध्वनि यानी साउंड। साउंड विभिन्न तरीके से विभिन्न प्रकार की चीज़ों से निकलता है। तो साउंड से रिलेटेड चीज़ें ही इस अध्याय में बताई गई है। तो जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले हम समरी को पढ़ते हैं और समरी से पहले प्रमुख शब्दों को देखते हैं। उसके बाद प्रमुख शब्दों की डिटेल को अध्याय के अंदर से पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। तो चलिए प्रमुख शब्दों को पहले पढ़ते हैं। प्रमुख शब्द में दिया गया है आयाम, कर्णपटह, आवृत्ति, हर्ट्ज, कंठ, प्रबलता, शोर, दोलन, तारत्व, आवर्तकाल, कंपन, वाक्य यंत्र एंड श्वास नली। और ये रहा इसका सारांश। चलिए सारांश को पढ़ते हैं। पहले लाइन में दिया गया है, ध्वनि कंपन करती हुई वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है। मानव वाक तंतुओं के कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ध्वनि किसी माध्यम, गैस, द्रव या ठोस में संचरित होती है। यह निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है। ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं करती है। कर्णपटह ध्वनि के कंपनों को अनुभव करते हैं। यह इन संकेतों को मस्तिष्क तक भेज देते हैं। इस प्रक्रिया को ही हम श्रवण कहते हैं यानी सुनना। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों या कंपनों की संख्या दोलन की आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति को हर्ट्ज HZ में व्यक्त करते हैं। आवृत्ति जो हम लिखते हैं उसको HZ में यानी हर्ट्ज में व्यक्त करते हैं। कंपन का आयाम जितना अधिक होता है ध्वनि उतनी ही प्रबल होती है। यानी ध्वनि कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। कंपन की आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व अधिक हो जाता है। कंपन की आवृत्ति अगर अधिक हो रही है तो उसका पिच जो होगा वह अधिक हो जाएगा और ध्वनि अधिक तीक्ष्ण हो जाती है। अप्रिय ध्वनि जो ध्वनि प्रिय नहीं लगती है, ध्वनि की अधिकता, ध्वनि का जो लेवल होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वही अप्रिय ध्वनि जो होती हैं वह शोर कहलाती हैं, नॉइज़ कहलाती हैं। अगला पॉइंट, अत्यधिक या अवांछित ध्वनियाँ ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करती हैं। ध्वनि प्रदूषण मानवों के लिए, मानव के कान के लिए स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। ध्वनि प्रदूषण को न्यूनतम करने के प्रयास हमेशा किए जाने चाहिए, जो कम से कम ध्वनि प्रदूषण हो। सड़क के किनारे तथा अन्य स्थानों पर पेड़ लगाने से ध्वनि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो देखा मित्रों आपने, ये था इस पाठ का सारांश और प्रमुख शब्द। अब चलिए इस पाठ के डिटेल वर्जन की ओर बढ़ते हैं। देखिए मित्रों, इस पाठ के अंत में हाईलाइट करके श्रवण क्षति यानी सुनने से जो क्षति होती है, अधिक आवाज़ सुनने से जो क्षति हमें होती है मनुष्य में, उसको यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। यहाँ दिया गया है, पूर्णतया श्रवण क्षति जो कि विरले ही होती है, प्रायः जन्म से होती है। आंशिक अशक्तता जिसे डिसेबिलिटी कहते हैं, सामान्यतः किसी बीमारी, चोट या उम्र के कारण होती है। कठिन श्रवण शक्ति वाले बच्चों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चे इंगित भाषा यानी सांकेतिक भाषा के माध्यम से अपनी पढ़ाई को या फिर अपने जीवन के क्रियाकलाप को समझते और सीखते हैं, क्योंकि वाक शक्ति श्रवण के परिणाम स्वरूप विकसित होती है। इसलिए श्रवण अशक्तता से ग्रस्त बच्चे की वाक शक्ति भी दोषपूर्ण हो सकती है। औद्योगिक प्रौद्योगिकीय युक्तियों ने श्रवण क्षतिग्रस्त व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार को संभव बना दिया है। श्रवण क्षतिग्रस्तों के रहन सहन के वातावरण में सुधार लाने के लिए समाज बहुत कुछ कर सकता है। तो यह था श्रवण से होने वाली क्षति और उससे बचने के उपाय। तो चलिए अब दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखिए मित्रों, यहाँ एक और हाईलाइटेड पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। कुछ जंतु 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति की ध्वनियों को भी सुन सकते हैं। कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति को भी सुन सकते हैं। सामान्यतः हम 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को सुन सकते हैं। कुत्तों में यह क्षमता होती है जो 20,000 हर्ट्ज से मोर देन 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि भी वो लोग सुन सकते हैं। पुलिसकर्मी उच्च आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करने वाली सीटियों का उपयोग करते हैं, जिसे कुत्ते आराम से सुन सकते हैं, लेकिन मानव उसे नहीं सुन सकते। मनुष्य के लिए वह नॉइज हो जाता है, क्योंकि वह अप्रिय ध्वनि है। जाने माने पराश्रव्य ध्वनि अल्ट्रासाउंड उपकरण जो चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान एवं निदान के लिए प्रयोग होते हैं, वो भी 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति पर ही कार्य करते हैं। देखिए इस अध्याय में या एनसीईआरटी के प्रत्येक अध्याय में क्रियाकलापों का रोल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। क्रियाकलाप अर्थ यह है कि बच्चों को क्रियाकलाप के द्वारा समझाना। तो अगर आप क्लास के दौरान हैं तो इन क्रियाकलापों का प्रयोग करके दैनिक जीवन में बच्चों को अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। ये देखिए एक चित्र यहाँ दिया गया है। ये क्या है? मानवों के वाक्य यंत्र। मानव जो बोलते हैं तो उसको बोलने वाले यंत्र जो होता है कंठ के पास, उसका पिक्चर यहाँ पर दिया गया है, जो अंदर देखने में ऐसा होता है। एक और यहाँ पर हाईलाइटेड पॉइंट है, चलिए इसे पढ़ते हैं। जब हम किसी वाद्य यंत्र जैसे सितार के तार को कर्षित करते हैं तो हमें केवल तार की ही ध्वनि सुनाई देती है। वास्तव में संपूर्ण यंत्र कंपन करता है और इस पूरे यंत्र के कंपन से उत्पन्न ध्वनि को हम सुनते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी मृदंगम की झिल्ली पर आघात करते हैं तो हम केवल झिल्ली की आवाज़ ही नहीं सुनते, बल्कि संपूर्ण यंत्र की आवाज़ सुनते हैं।
तो देखा आपने, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइटेड करके दिए रहते हैं जो हम पढ़ पढ़ के आपको बताते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी कुछ पॉइंट दिया हुआ है, चलिए इसे पढ़ते हैं। पुरुषों के वाक तंतुओं की लंबाई लगभग 20 मिलीमीटर होती है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो कृपया इसे ध्यानपूर्वक सुने। पुरुषों के वाक तंतुओं की जो लंबाई होती है वो 20 मिलीमीटर होती है और महिलाओं में इसकी लंबाई लगभग 15 mm होती है। बच्चों के वाक तंतु बहुत छोटे होते हैं, यही कारण है कि पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों की वाक ध्वनियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। पुरुषों की वाक ध्वनि थोड़ी ज़्यादा होती है और महिलाओं की वाक ध्वनि थोड़ी कम होती है। अब यहाँ देखिए 10.3 में बताया गया है, जो ध्वनि संचरण के लिए, ध्वनि का अगर संचार हम कर रहे हैं, ध्वनि का प्रसारण अगर हो रहा है, तो हमें किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना माध्यम के ध्वनि का संचरण संभव नहीं है। निर्वात में ध्वनि बिल्कुल ही संचरित नहीं होता है। देखिए, इस पाठ के शुरुआत में ही कुछ वाद्य यंत्र दिए गए हैं जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। तो यहाँ लिखा हुआ है जो ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, तो चलिए इसे पढ़ते हैं। ये है वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र में आपको हारमोनियम, बांसुरी, सितार, तबला ये सब दिया गया है। ये हैं कुछ वाद्य यंत्र। फिर यहाँ देखिए, एक बच्चे को क्रियाकलाप के द्वारा समझाया जा रहा है। एक उथली कढ़ाई पर चोट मारेंगे तो कैसे यहाँ पर कंपन होगा। फिर रबड़ के छल्ले को कर्षित प्लग करना, तोड़ेंगे तो कैसे उत्पन्न होगा। रबड़ के छल्ले को टाइट कर दीजिए, फिर उसको ऐसे पकड़ के खींचिए तो वहाँ पर भी कंपन देखने को मिलता है, वाइब्रेशन जिसे कहते हैं वो देखने को मिलता है। एक तारा जो होता है, एक तारा बजाया जाता है तो उसमें भी कंपन देखने को मिलता है। एक थाली ले लीजिए, थाली में पानी भरा है, उसको भी अगर आप चम्मच से थाली को हिलाते हैं तो जल में जल तरंगे उत्पन्न होती हैं, ये भी एक प्रकार का कंपन ही होता है। फिर यहाँ देखिए, मंजीरा बजाते हुए, मंजीरा जो लोग बजाते हैं कीर्तन में, उसमें भी कंपन के द्वारा ही ध्वनि उत्पन्न होती है। देखिए, यहाँ दिया गया है जो ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर हमारे पास माध्यम नहीं है, कोई माध्यम अगर नहीं है, वो वायु हो, जल हो या ठोस हो, तभी हमें ध्वनि का संचरण संभव है। देखिए, ध्वनि जल में भी संचरित होती है। यहाँ पर क्रियाकलाप के द्वारा देखा जा रहा है, जल के अंदर ध्वनि को उत्पन्न करके और कान लगा के देखा जा रहा है कि क्या इसमें ध्वनि उत्पन्न होती है या नहीं। वैसे ठोस की अपेक्षा जल में ध्वनि का संचरण कम होता है। देखिए, यहाँ कान का चित्र दिया गया है। ये बाह्य कान का भाग है और ये आंतरिक भाग है, आंतरकर्ण, और ये कर्णपटा है जहाँ से स्पीकर में जो रहता है ऊपर से उस टाइप का, जहाँ से हम लोग सुनते हैं। तो ये था कान का चित्र। इसमें विस्तारपूर्वक नहीं बताया गया है कान के चित्र को। और ये देखिए, थर्मोकोल की गेंद कंपायमान गिलास को स्पर्श अगर करती है तो वहाँ पर भी कंपन हमें देखने को मिलता है। ये देखिए, एक व्यक्ति, बच्चा ड्रम बजा रहा है, तो ये भी कंपन की गति के कारण ही बजता है और इसमें साउंड उत्पन्न होती है। चलिए अंत में इसे पढ़ लेते हैं और इस पाठ को खत्म करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, ध्वनि की प्रबलता ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनों के आयाम के वर्ग के समानुपातिक है। उदाहरण के लिए, यदि आयाम दुगुना हो जाए तो प्रबलता 4 गुना बढ़ जाती है। अगर आयाम को दुगुना कर दें तो प्रबलता जो होगी उसकी वो 4 गुना बढ़ जाएगी। प्रबलता को डेसिमल, डीबी मात्रक में व्यक्त करते हैं, डीबी करके लिखते हैं और उसे डेसिमल पढ़ते हैं। निम्न सारणी में विभिन्न स्रोतों से आने वाली ध्वनि की प्रबलता का कुछ बोध कराती है। सामान्य श्वास जो होती है उसमें 10 डेसिमल का ध्वनि उत्पन्न होता है। मंद फुसफुसाहट जो होती है उसमें 30 डेसिमल का ध्वनि उत्पन्न होता है। सामान्य बातचीत वार्तालाप में 60 डेसिमल का ध्वनि उत्पन्न होता है और व्यस्त यातायात में 70 डेसिमल ध्वनि उत्पन्न होता है। और औसत फैक्ट्री में जो ध्वनि उत्पन्न होता है वो 80 डेसिमल तक का ध्वनि उत्पन्न होता है। 80 डेसिमल से अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए कष्टदायक हो सकता है। मतलब 80 डेसिमल तक हम जनरली साधारणतः सुन पाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, मनुष्य 10 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक ध्वनि को सुन सकता है। 20,000 हर्ट्ज से अगर अधिक ध्वनि है तो मनुष्य के सुनने से यह सुना नहीं जा सकता और यह शोर का रूप ले लेता है। तो देखा मित्रों, हमने इस पाठ के सारांश को, प्रमुख शब्दों को तथा पाठ के अंदर आने वाले मुख्य बिंदुओं को पढ़ा और समझा। अंतिम में ये लाइन और 10.6 पढ़ लेते हैं। चलिए, श्रव्य तथा अश्रव्य ध्वनियाँ। हम जानते हैं कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हमें एक कंपायमान वस्तु की आवश्यकता होती है। क्या हम सभी कंपायमान वस्तु की ध्वनि को सुन सकते हैं? तथ्य क्या कह रहा है? तथ्य यह है कि लगभग 20 कंपन प्रति सेकंड यानी 20 हर्ट्ज, अभी मैंने 10 हर्ट्ज बोल दिया था, 20 हर्ट्ज होगा। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि मानव कान नहीं सुन सकते। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि मानव कान आराम से सुन सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियाँ मानव कान द्वारा संसूचित नहीं की जा सकती हैं। ऐसी ध्वनियाँ को अश्रव्य, मतलब सुनने योग्य ध्वनि वो नहीं रहती है मानव के दृष्टिकोण से। उधर लगभग 20,000 कंपन प्रति सेकंड 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियाँ भी मानव कान द्वारा संसूचित नहीं हो सकती हैं। यानी 20 हर्ट्ज से कम और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की ध्वनि मानव कान जो है सुनने के योग्य नहीं होती हैं। अतः मानव कानों के लिए श्रव्य की आवृत्ति का रेंज, जो उसका रेंज होता है, वह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। इसका अर्थ यह है कि हम केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि ही सुन सकते हैं।
तो देखा मित्रों आपने। अब चलिए शोर और संगीत को देख लेते हैं जो किसे कहते हैं। हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनते हैं। क्या ध्वनि सदैव सुखद होती है? नहीं, कभी कभी ध्वनि दुखद भी होती है, अप्रिय भी होती है, उसी को हम शोर कहते हैं। क्या ध्वनि कभी कभी आपको कष्ट पहुँचाती है? बिल्कुल पहुँचाती है। कुछ ध्वनियाँ आपको सुखद लगती हैं जबकि कुछ अच्छी नहीं लगती हैं। मान लीजिए आपके आस पड़ोस में निर्माण कार्य चल रहा है। क्या निर्माण स्थल से आने वाली ध्वनियाँ सुखद प्रतीत होती हैं? क्या आपको बसों तथा ट्रकों के हॉर्न्स की ध्वनियाँ अच्छी लगती हैं? इस प्रकार की अप्रिय ध्वनि को ही तो हम शोर कहते हैं। कक्षा में यदि सभी विद्यार्थी एक साथ बोलें तो उत्पन्न होने वाली ध्वनि को भी हम शोर ही कहेंगे। अगर एक एक करके बच्चा बोल रहा है तो वो ध्वनि है, लेकिन ध्वनि की जब यहाँ पर अधिकता हो जाती है तो उसे हम शोर कहते हैं, नॉइज़ कहते हैं। दूसरी ओर आप वाद्य यंत्रों की ध्वनियों का आनंद लेते हैं। सुस्वर ध्वनि वह है जो कानों को सुखद देती है, सुखद अनुभूति कराती है। हारमोनियम द्वारा उत्पन्न ध्वनि सुस्वर ध्वनि कहलाती है। सितार के तार द्वारा उत्पन्न ध्वनि भी सुस्वर ध्वनि कहलाती है। लेकिन यदि संगीत अत्यंत प्रबल हो जाए, बहुत ही प्रबलता से अगर संगीत का उत्पादन होने लगे, तब भी क्या यह संगीत रहेगा? नहीं, यह संगीत नहीं रहेगा, तब यह शोर का रूप ले लेगा। तो देखा मित्रों आपने, आज हमने अध्याय 10 के सारांश को समाप्त कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नए अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। नए अध्याय का नाम है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।